नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान यानी कि NIVH की डायरेक्टर अनुराधा मोहित अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवालों के घेरे में हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में भी अनुराधा मोहित के दस्तावेजों की जानकारी फर्जी पाई गई। बावजूद इसके वो अभी भी पद पर बनी हुई हैं। ये है देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान यानी NIVH की डायरेक्टर अनुराधा मोहित, जो पिछले 8 सालों से डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, लेकिन अब इनकी शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान के डायरेक्टर पद के आवेदक के लिए नेत्र विज्ञान में मास्टर डिग्री और दृष्टिबाधित लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव जरूरी है, लेकिन अनुराधा मोहित के पास न तो डिग्री है और न ही अनुभव। अनुराधा की माने तो वो संगीत में MPhil है और निजी कारणों से वो अमेरिका में डिग्री पूरी नहीं कर पाई थी। मेरे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मास्टर्स में एक ब्लाइंड महिला हूँ। उन दिनों में जानकारी नहीं थी तो मैंने म्यूजिक में MA किया था और फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक में ही सब्जेक्ट में MPhil किया और जहाँ से मैंने MA और MPhil किया उस कॉलेज में भी मैंने अध्यापन का कार्य पंजाब में किया, जिसका नाम APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है। तो मेरी डिग्री को लेकर जो शक व शुबा है ये आधारहीन है। हाँ, एक मौका मुझे अमेरिका जाकर पढ़ने का मिला, तो वो मेरे जब रिज्यूमे लिखा जाता है तो उसमें हम ये लिखते हैं ग्रेजुएट लेवल क्रेडिट आवर्स। तो इंडिया में 20-22 साल पहले ग्रेजुएट लेवल क्रेडिट आवर्स को लोग समझते थे BA, लेकिन अमेरिका यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट वाज मास्टर्स। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान के डायरेक्टर के खिलाफ छात्रों में भी गुस्सा है। इसी साल संस्थान से M.Ed कर चुके छात्र मंतोष कुमार का कहना है कि वो 4 सालों से संस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। मंतोष के मुताबिक डायरेक्टर के शैक्षणिक दस्तावेजों और डिग्रियों को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की जाँच में भी दस्तावेजों की जानकारी फर्जी पाई गयी। 2006 में डायरेक्टर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने एक सिर्फ बायोडाटा के आधार पर यह नियुक्ति पाली और उन बायोडाटा में इन्होंने जो दस्तावेज दर्शाए थे वो सारे दस्तावेज अवैध पाए गए। इन्होंने बायोडाटा में दर्शाया था कि इन्होंने अमेरिका के वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, जबकि उस यूनिवर्सिटी ने साफ लिख करके दे दिया कि इन्होंने हमारे यहाँ से कोई डिप्लोमा नहीं दिया। अब ये मामला राज्यपाल तक जा पहुँचा है। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने डिग्री न होने के मामले में जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखूंगा जो नियम अनुसार जो कार्रवाई हुई की जाएगी। अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। अगर वो दोषी पाई जाएगी तो जरूर काम करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके जो भी दंड दिया जा सकता है वो देने का काम करेंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर केंद्रीय सतर्कता आयोग की 4 जांच रिपोर्टों के बाद भी कैसे अनुराधा मोहित संस्थान के डायरेक्टर के पद पर बनी हुई हैं? आखिर अब तक संबंधित विभाग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और सोनू सिंह हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता। सोनू, एक बात ये बताइए कि बहुत हैरानी की बात है जब सब कुछ सामने आ चुका है, फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं और इसके बाद भी कैसे अभी तक अपने पद पर ये बनी हुई है? आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया अब तक? देखिए श्वेता, यही सबसे बड़ा एक सवाल है जो प्रदेश की जनता और तमाम जो दृष्टिबाधिता संस्थान से जुड़े छात्र छात्राएं हैं वो एक इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर जब कागजात सही नहीं है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी उपलब्ध करा दी गई है कि जिस यूनिवर्सिटी का इन्होंने हवाला दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी ने साफ साफ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये बता दिया है कि इस फला व्यक्ति ने इस स्तर की कोई भी डिग्री यहाँ से प्राप्त नहीं की है। तो आखिरकार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब दस्तावेज पूरे मौजूद नहीं है तो कैसे तो इनकी नियुक्ति हो गई है और कैसे अभी तक ये पद पर बनी हुई है? यही एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम जो लोग हैं जो संस्थान से जुड़े हुए, जिन्होंने संस्थान में शिक्षण ग्रहण किया है, जो स्वयं दृष्टिबाधित हैं, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं लगातार, चाहे वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो या फिर राज्य स्तर के जो मंत्रालय हैं, उनसे लगातार वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार जो वो संघर्ष कर रहे हैं उनमें उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि इस खबर को चलने के बाद जो तमाम संबंधित विभाग के जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं और आखिर ये कितने दिनों तक पद पर बनी रहेंगी। चलिए सोनू, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदेश कांग्रेस में दायित्वों के बंटवारे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुर जुदा जुदा है। जहां इस मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है, वहीं कुछ कैबिनेट मंत्रियों के मुताबिक दायित्व बांटने से राज्य में सरकार की हालत खराब हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस में दायित्वों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के मंत्री और पदाधिकारी आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य कांग्रेस ने अभी तक दायित्व नहीं बांटे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने चाहिए। उनके मुताबिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं। जो दायित्वों का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री जी का बहुत शानदार वक्तव्य आया है। मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य से कार्यकर्ता बहुत आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि करीब 100 लोगों को वो बनाने वाले हैं। मैं समझता हूं कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है और अगर उसको सम्मान मिलता है तो उसका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए। इस मसले पर जब राज्य की कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों को ज्यादा सवाल न पूछने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि दायित्व बांटने से राज्य में सरकार की हालत खराब हो सकती है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व नहीं बांटे जा सकते। इधर इंदिरा हृदयेश के बयान के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। आप इन दायित्वों पे कम सवाल पूछें। जितने ज्यादा दायित्व मिलेंगे उतने ही हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमें दिखाई दे रहा है। और मैं अपनी राय देने वाली हूँ। वर्कर बहुत ज्यादा है। आप हल्द्वानी विधानसभा में ले लीजिए, सारे नेता यही रहते। कम से कम 100 तो सुनिश्चित रूप से ऐसे लोग निकल जाएंगे जो 30-40 साल के वर्कर हैं। आखिर उनको क्या सम्मान मिलेगा? 4 को मिलेगा, 350 नाराज होंगे। तो इस पर भी बात करेंगे, सोच समझ के ये कार्य करना होगा। दायित्वों के बंटवारे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता 2 गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। हालांकि सूबे में इस सियासी गर्मी के बीच रावत सरकार आखिरकार क्या रुख अपनाती है, देखना दिलचस्प होगा। हल्द्वानी से विनोद मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया है, वो दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के जहां तक विषय है, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है कि जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया है। और जो हमारी कल्पना है कांग्रेस मुक्त भारत की, कश्मीर से लेकर केरल तक भारतीय जनता पार्टी के राज की, वो इस बार साकार होने वाला है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये कश्मीर से केरल तक का जो हमारा अभियान है, उसकी शुरुआत यहां से होगी। योजना आयोग के बदले नीति आयोग बनाने की पहल का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी के मुताबिक नीति आयोग बनने से राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने कहा छोटे प्रदेशों को इसलिए भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि छोटे प्रदेश आर्थिक सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर है। नया नीति आयोग ये कहता है कि भाई उस राज्य की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर उसको ढांचागत विकास के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो उससे क्या है कि उत्तराखंड जैसे सरीके राज्यों को तो बहुत बड़ी मात्रा में फायदा होगा, जो नई नई योजनाओं का हमको लाभ मिलेगा। और जो प्रदेश के अंदर वित्तीय एक तरह से मैं कह सकता हूं कि प्रबंधन जो हमारा बहुत कमजोर है, वो उससे सुदृढ़ होगा, क्योंकि हम तो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर आधारित हैं। रुड़की में बम धमाके की जांच कर रही टीमें अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू का कहना है शुरुआती जांच में पता चला है कि रुड़की में जिस बम से धमाका हुआ है वो पाइप नुमा बम था। पिछले दिनों बिजनौर में भी इसी तरह का धमाका हुआ था जिसमें कुछ आतंकियों के शामिल होने की आशंका थी। पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। देखिए, अभी इस केस में कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन संदेह के आधार के ऊपर हम कई लोगों की इंटरोगेशन कर रहे हैं। और जो अब तक की हमारी जांच हुई है, जिसमें NIA भी हमारा सहयोग कर रही है एक्सप्लोसिव के बारे में स्पेशली, उसमें ये तथ्य अभी तक प्रूव हुआ है कि एक क्रूड डिवाइस होता है जिसको कि पाइप बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये वहां पे एक्सप्लोजन हुई है,
ये हमें अब तक का ऐसा अंदाजा कि बहुत वीक टाइप की एक्सप्लोजन थी, जिससे कि पाइप में कोई मेजर एक्सप्लोजन नहीं हुई। इसलिए जो उसका मेजर इम्पैक्ट है, जो पाइप की खुली साइड थी उसमें एक प्रोजेक्टाइल की तरफ से वो जो उसमें शार्पनर थे वो बाहर निकले और वो इस लड़के को सर में लग गए और नीचे किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि तो इसमें ये भी संभावना हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट वहां पे काफी लंबे समय से पड़ा हुआ था, जिस कारण इसकी क्षमता कम हो गई थी। रुड़की धमाके में मारे गए छात्र तुषार को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा आयोजित की गई। तुषार को श्रद्धांजलि देने के लिए रुड़की के विधायक, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। शोक सभा में पहुंचे लोगों ने तुषार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखा। शनिवार को रुड़की में हुए धमाके में 13 साल के तुषार की मौत हो गई थी। देहरादून के शेरवुड कॉलेज के छात्र की इलाज में लापरवाही की वजह से मौत हो गई। जिला प्रशासन ने बोर्डिंग स्कूलों में चेकिंग अभियान चला रखा है। प्रशासन की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक चाहे गार्ड्स का वेरिफिकेशन हो या फिर डिस्पेंसरी, किचन और बाथरूम, सभी जगह खामियां पाई गई हैं। नैनीताल के डीएम के मुताबिक अब तक की जांच रिपोर्ट में स्कूलों का कुप्रबंधन सामने आया है। डीएम ने कहा है कि स्कूलों को सुधार का एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तब भी खामियां दूर नहीं हुई तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी और बोर्ड से लिखित शिकायत की जाएगी ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सके। के रेजिडेंशियल स्कूल्स में ये देख रहे हैं कि इसमें जो विभिन्न तरह की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो उनकी डिस्पेंसरी हो, चाहे उनका किचन हो, चाहे वहां पे जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं गार्ड्स हो या अन्य मैन पावर हो, उनके सत्यापन का विषय हो, इसको देखा जाना जरूरी हो गया था। क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को पॉजिटिव रोल निभाते हुए इनकी निगरानी करनी ही थी। इसमें अभी तक जो आए हैं रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे नहीं हैं। काफी स्कूल्स में पाया गया कि साफ सफाई अच्छी नहीं है, गार्ड्स या जो अलग मैन पावर है उसका सत्यापन भी नहीं हो रखा है, रोडेंट मैनेजमेंट वहां पे नहीं है। इसके अलावा और भी इनकी डिस्पेंसरीज है, वहां पे जो नर्सेज हैं वो ट्रेन नहीं है। इसमें आगे की कार्रवाई यही होगी कि एक डिटेल रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद हम डेफिनेटली स्कूल्स को एक मौका देंगे कि खुद से इसको ठीक कर दें। पिथौरागढ़ में सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। हैरान करने की बात तो यह है कि अस्पताल पर करीब 5 लाख की आबादी इलाज के लिए पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन अस्पताल में 120 डॉक्टर के पद खाली हैं, जबकि 33 डॉक्टर्स ही यहां पर कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं यहां का हाल जानने के लिए। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से छिपा नहीं है। कभी मूलभूत सुविधाओं का टोटा तो कभी डॉक्टर्स की कमी यहां हमेशा ही बनी रहती है। और ऐसा ही कुछ हाल है पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल का। दरअसल अस्पताल में न ही पर्याप्त उपकरण है और न ही डॉक्टर्स, जिसके कारण लोगों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो पश्चिमी नेपाल, चंपावत और अल्मोड़ा के कई मरीज यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। जिला चिकित्सालय है, महिला और पुरुष चिकित्सालय, वहाँ भी आपका कई पद आपका खाली है। और पिथौरागढ़ जनपद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आपका 25% भी आपका डॉक्टर नहीं है। जिले में चिकित्सा स्टाफ की स्थिति पर एक नजर डालें तो यहाँ 153 में से महज 33 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, जबकि डॉक्टर के 120 पद अभी भी खाली पड़े हैं। 19 में से महज 3 लैब टेक्नीशियंस यहाँ कार्यरत हैं, जबकि 17 पद रिक्त पड़े हैं। एक्सरे टेक्नीशियन 7 में से महज 2 ही कार्यरत हैं, जबकि 5 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। सिस्टर्स के लिए स्वीकृत पद 15 हैं, जबकि अस्पताल में महज 7 सिस्टर्स कार्यरत हैं और 8 पद अभी भी खाली पड़े हैं। 64 में से 57 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई है, जबकि 7 पद अभी भी रिक्त हैं। पिथौरागढ़ में डॉक्टरों की जो कुल स्वीकृत पद हैं वो 153 हैं, जिसके अगेंस्ट 89 जो है वो कार्यरत हैं, 64 रिक्त हैं। जो 89 जो हमारे कार्यरत हैं उनमें से 34 ऐसे हैं जो संविदा पर रखे गए हैं, और जो संविदा पर 34 रखे गए हैं ये प्लस 13 जो है ये अनुपस्थित चल रहे हैं, और 7 लोग जो है वो पीजी करने गए हैं। तो इस तरह से जो इफेक्टिव वर्क फोर्स है हमारे पास वो सिर्फ 33 लोगों की है पूरे जिले में। सीमांत जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका उदाहरण पिथौरागढ़ के अलावा राज्य के कई जिलों में देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि पहाड़ से पलायन को रोका जा सके। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और पिथौरागढ़ के बाद अब आपको दिखाते हैं चमोली का हाल, जहां अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा है। हैरान करने की बात तो ये कि जिला चिकित्सालय में 140 डॉक्टर्स के पद स्वीकृत हैं, जबकि कार्यरत महज 51 ही है। फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक भी डॉक्टर कार्यरत नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां आ रही हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की माने तो डॉक्टरों का टोटा महज चमोली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। के साथ बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 जो है फिजिशियन है, 18 है। हमको फिजिशियन की जरूरत है करीब 70, लेकिन फिजिशियन हमारे पास नहीं है। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ 3 है, हमारे पास जो साइकियाट्रिस्ट है, जो मानसिक रोगी है वो 2 हैं। तो ये इस ढंग से पूरे इस समय अगर देखा जाए स्पेशलिस्ट तो हमारे पास सिर्फ 15% है और डॉक्टर्स हमारे पास 45%। इन परिस्थितियों में कैसे सब जगह डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। और खबर एक नजर में रुक कर लेते कुछ और खबरों का। टिहरी में पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक 15 से 17 दिसंबर तक चलेगी और इस बैठक में पिछली कार्य समिति में हुए निर्णयों की समीक्षा के अलावा प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जोशियाड़ा और उत्तरकाशी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण काम अगले साल सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ही स्थानीय लोगों की परेशानी दूर हो सकेगी। उत्तरकाशी और जोशियाड़ा को जोड़ने वाला झूला पुल अगस्त 2012 में आई बाढ़ में बह गया था। अल्मोड़ा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। डीएम ने अधिकारियों को अपराध पर रोक लगाने के लिए विभागीय कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। चोरी और तस्करी की वारदात रोकने के लिए डीएम ने पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के अस्तर गांव के खेतों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ मिला, जिसके कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।